फॉर्मर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को उन्हीं के देश में मौत की सजा सुना दी गई है। हसीना पर पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बेरहमी से कुचलने के आरोप थे। 1400 लोगों की जानें गई थी जब हसीना के इशारों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा देते हुए बांग्लादेश की एक स्पेशल ट्राइब्यूनल ने अब उन्हें सारे इल्जामों में दोषी पाया है और सजा भी काफी कड़ी सुनाई। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. 17 नवंबर को जारी की गई इस करीबन 450 पेज की जजमेंट में बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने कहा है कि हसीना और उनके सरकार के 2 अफसर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सुलझाने की जगह, डिफ्यूज करने की जगह उन्होंने जबरदस्त एक्सेसिव डेडली फोर्स का उपयोग किया। नतीजा, आजाद बांग्लादेश के इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबा 1400 मौतें, जो यूएन के आंकड़े हैं बाय द वे। बांग्लादेश के आवाम का मानना है कि सच में आंकड़े इससे कई ज्यादा है। उधर शेख हसीना जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद भारत में शरण ले रही हैं, उन्होंने इस जजमेंट को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने माना कि हां, कुछ गलतियां हुई थी उनके सरकार द्वारा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के इंटरिम सरकार और इस ट्राइब्यूनल की इंपार्शियलिटी पर भी कड़े सवाल उठाए। उन्होंने बांग्लादेश के तत्कालीन सरकार को उनके खिलाफ हेग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें ले जाने की चुनौती दी है। यह मांग की है कि अगर आप जस्टिस चाहते हो तो मुझे हेग में ट्रायल कराओ मेरा। उधर यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने भी हसीना के डेथ सेंटेंस पर सवाल खड़े किए हैं और एक ट्रांसपेरेंट प्रोब की मांग की है। और यही आता है बांग्लादेश के नेताओं का एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस, क्योंकि जिस आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है, वही आईसीटी की स्थापना खुद शेख हसीना ने किया था। और इसी आईसीटी की कड़ी आलोचना पास्ट में हो चुकी है, जब इसी आईसीटी ने हसीना के राइवल बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के 6 लीडर्स को मौत की सजा सुनाई थी 2013 और 2016 के बीच में। उस समय भी वेंडेटा पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया गया था। आयरनी आज यह है कि जो लॉयर्स उस समय बीएनपी और जमात को डिफेंड कर रहे थे अनसक्सेसफुली, आज वही लॉयर्स कहा जाता है शेख हसीना के मेन प्रोसिक्यूटर्स बन गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब हसीना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली हो। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में लोग उसके खून के प्यासे हों। यह पहली बार नहीं है जब लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया बांग्लादेश में। ना ही यह पहली बार है जब हमें इस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स दिख रही है बांग्लादेश में। लेकिन जब हसीना के पास मौका था तो उसने भी कुछ नहीं बदला, इस वेंडेटा की राजनीति को कायम रखा, उसे और बढ़ावा दिया। आज वही सिस्टम उसकी जान के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन सवाल तब भी यही होता है कि बांग्लादेश में एक नरसंहार के लिए हसीना जिम्मेदार है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन क्या एक ट्राइब्यूनल, वो भी इंटरिम सरकार के अंडर, डेथ सेंटेंस जैसी कड़ी सजा, क्या इस सब से बांग्लादेश में यूनिट सरकार स्थिरता ला पाएगी? देश को एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के खतरे से बचा पाएगी? या यह बदले की राजनीति में एक और अध्याय है? कल हसीना को मौका मिलेगा तो फिर वही काम फिर से होगा। देखिए, देशभक्त पर हम हमेशा ही डिक्टेटर्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाते आए हैं और इसीलिए शेख हसीना की हमने कड़ी आलोचना की थी। अगर आपको याद हो, जब स्टूडेंट्स उनके खिलाफ अपनी आवाज बांग्लादेश में उठा रहे थे। आज अगर इस डेथ सेंटेंस को समझना है तो बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ जबरदस्त गुस्से को समझना होगा, थोड़ा इतिहास समझना होगा कि कैसे बांग्लादेश में हसीना ने दहशत फैलाकर रखी थी, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाकर रखा था। इसे समझना होगा और शायद इसीलिए, इसको समझ के ही भारत सरकार, हसीना का सबसे अच्छा वफादार पुराना दोस्त, वो भारत सरकार भी आज आईसीटी के रिपोर्ट को, इस जजमेंट को सिरे से खारिज नहीं कर रहा है। उल्टा हमारी मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम तो बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं। अब वो अलग बात है कि भारत कभी भी हसीना को नए बांग्लादेश के सरकार के हवाले नहीं करेगी और इसी एक वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बना रहेगा। लेकिन भारत और बांग्लादेश के एनएसएज मिल रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, तो इससे समझ में आता है कि दोनों देश ग्राउंड रियलिटी को भी समझते हैं। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे क्यों बांग्लादेश की आवाम शेख हसीना के जान के पीछे अभी भी पड़ी हुई है। बांग्लादेश के इतिहास में यह कोई नई बात क्यों नहीं है। खुद हसीना के हाथ खून से क्यों लहूलुहान है। और अगर सजाए मौत हो भी जाती है, मान लीजिए, तो क्या बांग्लादेश में अमन और चैन वापस आ जाएगा? इस सब को समझने के लिए थोड़ा बांग्लादेश के इतिहास को समझना होगा, जो हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली भारत में 1971 वॉर और मुक्ति वाहिनी पर आकर हम इतिहास बांग्लादेश का भूल जाते हैं। उससे ज्यादा और हमें संज्ञान है नहीं। इसको समझना होगा, इसे बदलना होगा। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पिछले साल का बांग्लादेश अनरेस्ट आपको शायद याद होगा।
जब हजारों बांग्लादेशी स्टूडेंट्स कई हफ्तों तक रिजर्वेशंस को लेकर सड़कों पर उतर आए, वही रिजर्वेशंस जो 1971 फाइटर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए दिया जा रहा था। सच्चाई यह थी कि हसीना अपने ही लोगों को सरकार में भर्ती करने के लिए यह स्कीम चला रही थी। हसीना यहां अपने करियर का सबसे बड़ा भूल करती है, स्टूडेंट्स को आतंकी कह देती है, उन पर गोलियां चलाने का आदेश दे देती है। उसके बाद यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट हसीना के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल जाता है। फाइनली बात इतनी बिगड़ जाती है कि हसीना को अगस्त के महीने में देश छोड़कर भारत भागना पड़ता है। इसी के साथ बांग्लादेश पर शेख हसीना का 15 साल लंबा शासन एक झटके में खत्म हो जाता है और तब से हसीना भारत में एग्जाइल में अपने दिन बिता रही है। हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की कमान नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनिस ने संभाल कर रखी है। उन्होंने एक इंटरिम सरकार का उन्हें एक चीफ एडवाइजर बनाया गया है। उनकी सरकार ने पद संभालते ही हसीना के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी ताकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में मारे गए उन 1400 लोगों और उनकी फैमिली को किसी तरीके का कम से कम क्लोजर मिले, इंसाफ मिले। तब से ही हसीना के अगेंस्ट एक ट्रायल इन एब्सेंशिया चल रहा है, जिसका मुख्य आरोप तो यही है कि हसीना सरकार ने जानबूझकर स्टूडेंट्स के खिलाफ लीथल जानलेवा फोर्स का इस्तेमाल किया। अब हसीना को इस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने सभी आरोपों में दोषी पाया है। 2 काउंट्स के बेसिस पर उन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। हसीना जानती है कि इस वर्डिक्ट को चैलेंज नहीं किया तो उनके गले पर फांसी का फंदा भी हो सकता है। इसीलिए उनका कहना है कि नंबर 1, पहले तो उन्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया। नंबर 2, उन्हें उनके पसंद के लॉयर्स नहीं दिए गए। नंबर 3, जो डिफेंस लॉयर उन्हें असाइन भी किया गया अपना पक्ष रखने के लिए, उसने कोई खास मेहनत नहीं की। नंबर 4, हसीना ने ट्राइब्यूनल के जजेस की इंपार्शियलिटी पर भी कड़े सवाल उठाए हैं कि उनकी पार्टी का कम से कम कहना है कि ट्राइब्यूनल के जो जजेस हैं हसीना के राइवल पॉलिटिकल पार्टी बीएनपी से अलाइंड है, उनकी सिंपैथीज उनके ऑपोजिशन के साथ है। और नंबर 5, हसीना का कहना है कि बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरते ही उन सभी जजेस का जीना मुश्किल कर दिया गया था जिनके अंदर उनके पार्टी के तरफ उनके तरफ कुछ भी सहानुभूति या कोई भी सिंपैथीज थी, उन्हें हाउंड किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि जो 1400 लोग हसीना सरकार के हाथ मारे गए, उन्हें जेन्युइन जस्टिस की दरकार है, ना कि एक ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट जिसका इतिहास खुद ही विवादास्पद रहा हो। शेख हसीना के ह्यूमन राइट अब्यूजेस बहुत एक जटिल मुद्दा है। अब जल्दबाजी में ऐसे ट्रायल करोगे तो आप देश में शांति नहीं अशांति के बीज बोदोगे। लेकिन देशभक्त पर हमारा तो यही कहना है कि सही हो या गलत, आज हसीना अपने ही किए की मार खा रही है। यह मौत का स्क्रिप्ट हसीना ने खुद ही लिखा है। अब उसके पास मौका था बांग्लादेश में चीजें बदलने का, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि सत्ता का लोभ और कुर्सी जाने के डर के वजह से वो खुद जब एक पॉलिटिकल विक्टिम थी तब भी वो क्रूरता की देवी बन गई। और इसीलिए शायद आज बांग्लादेश की जनता हसीना को पलायन के बाद भी माफ करने के मूड में नहीं है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा किन परिस्थितियों में हसीना पावर में आती है और फिर पावर पर अपना पंजा कस लेती है। शेख हसीना की कहानी भारत और पाकिस्तान की आजादी के साथ शुरू होती है। सितंबर 1947 में अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान के तुंगीपाड़ा में जन्मी हसीना अपने शुरुआती दिनों से ही पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव थी। अब बाय चॉइस या बाय फोर्स कह लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में जब वो अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी तब वो वहां स्टूडेंट यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी। उस दौर में पाकिस्तान सरकार ने उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश की आजादी की मांग के लिए, आजादी की आवाज उठाने के लिए उस आरोप में जेल में बंद कर दिया था। उस वक्त वो अपने पिता की आवाज लोगों तक पहुंचा रही थी। फिर आया साल 1971। ईस्ट पाकिस्तान के लोग एक आजाद बांग्लादेश के लिए लड़ रहे थे। जनता में गुस्सा अपने चरम पर था। वही प्रोटेस्टर्स पर पाकिस्तान सरकार का क्रैकडाउन भी हैवानियत की सीमा पार कर चुका था। उस दौर में शेख मुजीबुर रहमान सिर्फ एक नाम नहीं थे, अपने आप में एक आंदोलन बन चुके थे। बोंगो बंधु और उनकी मुक्ति वाहिनी के पीछे पूरा बांग्लादेश अब खड़ा हुआ था। फाइनली भारत की मदद के साथ बांग्लादेश आजाद होता है और इस आजाद देश की कमान संभालते हैं शेख मुजीबुर रहमान। नया देश, नए सपने, नई उम्मीदें और साथ ही साथ नए मसले। इंटरनल प्रॉब्लम से निपटते निपटते कब मुजीबुर रहमान की सरकार ने बांग्लादेश को एक वन पार्टी स्टेट बना दिया, किसी को पता ही नहीं चला। और इस नए देश में करप्शन शुरुआती सालों में ही इतना बढ़ने लगा कि रहमान की बोंगो बंधु वाली जो इमेज थी, जो उनका एक रिवर्ड इमेज था, वो कुछ ही सालों में मिट्टी में मिलने लगा।
4 साल की अंदर ही 15 अगस्त 1975 में उनके खिलाफ हुए एक मिलिट्री कू ने उनके और उनके शासन के लिए सब कुछ खत्म कर दिया। रहमान और उनकी पूरी फैमिली को उनके घर के अंदर घुसकर गोली मार दी गई, लेकिन किस्मत ने उनकी बेटी शेख हसीना के लिए कुछ और लिख कर रखा था। जिस वक्त बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था, मुजीबुर रहमान को रात के सन्नाटे में मौत के घाट उतार दिया जा रहा था, उस वक्त शेख हसीना और उनकी बहन रियाना जर्मनी में थी। उनके पूरे परिवार की इस तरीके से हत्या होने के बाद बांग्लादेश वापस जाना तो मुमकिन नहीं था। जनरल जियाउर रहमान ने, उनकी मिलिट्री सरकार ने उन बहनों को बांग्लादेश में लौटने से क्लियरली पब्लिकली मना भी कर दिया। उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, जब उनकी सरकार थी, तो हसीना को मदद दी। हमारी सरकार ने उनको और उनकी बची हुई फैमिली को भारत में शरण दी, उन्हें 6 सालों तक टाइट सिक्योरिटी में महफूज रखा, ठीक जैसे आज मोदी सरकार हसीना को एक बार फिर से भारत में महफूज रख रही है। फाइनली साल 1981 शेख हसीना वापस बांग्लादेश पहुंचती है, अपने पिता का पॉलिटिकल मिशन आगे बढ़ाने की मंशा से आवामी लीग की कमान संभालती है। उस वक्त भी आज ही की तरह आवामी लीग एक ऐसी पार्टी बन चुकी थी जो देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप से बस गायब होने वाली थी, लेकिन हसीना ने उसे फिर से रिवाइव किया। कहीं ना कहीं आज भी हसीना को लग रहा होगा, कहीं ना कहीं एक सोच अभी भी है आवामी लीग में कि अगर बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं तो लोग फिर से आवामी लीग को याद करेंगे। साल 1991 बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में अब एक नया मोड़ आता है। देश में पहली बार डेमोक्रेटिकली लार्जली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो हसीना मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुंच पाती है। सरकार उनकी पॉलिटिकल राइवल खालिदा जिया और उनकी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के हाथ लग जाती है। खालिदा जिया फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड बीएनपी के फाउंडर जनरल जियाउर रहमान की वाइफ, जो कि बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में कई टाइम से एक्टिव भी थी। शेख हसीना और उनके सपोर्टर्स ने इस इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने ओपनली बीएनपी पर धोखेबाजी और इलेक्शन फ्रॉड के आरोप लगाए। आवामी लीग ने प्रोटेस्ट शुरू किए, पार्लियामेंट में दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर खालिदा जिया की सरकार को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। बात सड़कों तक पहुंच गई। आखिरकार पॉलिटिकल प्रेशर के सामने खालिदा जिया झुक जाती है। उन्होंने अपनी कुर्सी एक नॉन पार्टी केयरटेकर गवर्नमेंट के हवाले कर दी ताकि फ्रेश इलेक्शंस हो पाए। और यहीं से बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आता है, केयर टेकर गवर्नमेंट्स का। आगे जाके ये केयर टेकर गवर्नमेंट वाली सिस्टम काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, उस पर एक सेकंड पर अभी आते हैं। 1996 के चुनाव में अल्टीमेटली शेख हसीना की आवामी लीग सरकार में पावर में आती है, इलेक्शंस जीतती है, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती है। अब प्रोटेस्ट और बॉयकॉट की बारी बीएनपी की थी। जैसा हसीना ने जिया के साथ किया, अब उसे वापस वो फेवर मिलने वाला है। पार्लियामेंट में बॉयकॉट शुरू हो जाते हैं, जिससे सरकार चलना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी दिक्कतें आती हैं। 1991 के बाद से बांग्लादेश पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हुआ उसे बैटल ऑफ बेगम्स कहा जाता है, क्योंकि यहां दो पॉलिटिकली पावरफुल वुमेन सत्ता के लिए सालों तक लड़ती आई। प्रधानमंत्री की कुर्सी भी बारी बारी इन दोनों के बीच में ही घूमती रही। फिर बात करते हैं 2006 के इलेक्शन के बारे में। खालिदा जिया का टर्म खत्म होता है, इलेक्शंस करवाने के लिए फिर से एक मिलिट्री बैक्ड इंटरिम गवर्नमेंट की वापसी होती है। लेकिन इस बार इंटरिम सरकार के प्लान्स कुछ और ही थे। जनवरी 2007 में इयाजुद्दीन अहमद की केयरटेकर सरकार ने सडनली देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और इलेक्शंस पोस्टपोन कर दिया और मिलिट्री ने पावर अपने हाथ में रख लिया। हसीना और खालिदा जिया दोनों ही उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया। काफी उथल पुथल और प्रोटेस्ट के बीच 2 साल तक यह सब चलता रहा। फाइनली 2008 में इमरजेंसी हटाई गई, दोनों लीडर्स को जेल से बाहर निकाला गया। दिसंबर में फ्रेश इलेक्शंस हुए और हसीना और उनकी आवामी लीग सरकार में अब फिर से पावर में वापस आती है और यहीं से होता है सब कुछ सत्यानाश। हसीना ने मान लिया हो कि भैया इस बार हम पावर में आ गए हैं, अब बाहर नहीं जाएंगे। इस बार उनका गोल क्लियर था, चाहे कुछ भी हो जाए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और सत्ता में आने के बाद ही ना हसीना ने अपने प्लान को एक्शन में डाल दिया था। 2010 में हसीना की सरकार ने 5 फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स को एग्जीक्यूट करवा दिया, जिन्होंने दशकों पहले उनकी पिता की हत्या करवाई थी। उसी साल उन्होंने एक ट्राइब्यूनल की भी स्थापना की जो बांग्लादेश के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय हुई पेंडिंग वॉर क्राइम केसेस से डील करेगा। इस ट्राइब्यूनल ने जमाते इस्लामी के कई लोगों को प्रो पाकिस्तानी कहकर उन्हें पकड़ लिया, मौत की सजा सुना दी या तो उम्र कैद दे दिया।
जल्द ही लोगों को पता चला कि यह ट्राइब्यूनल वॉर क्राइम्स नहीं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया है। बाय द वे, अगर अभी भी आप 2+2 नहीं कर पाए, ये वही आईसीटी है जिसने अभी हसीना को मौत की सजा सुनाई है। कर्मा भी है, कभी ना कभी घूम कर आती है। 2011 में शेख हसीना की सरकार ने सबसे पहले तो यह केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म कर दिया, यानी कोई न्यूट्रल पावर नहीं रहेगा जो जिसके अंडर इलेक्शंस की निगरानी होगी, इलेक्शंस करवाई जाएंगी। अब उनके इस डिसीजन को जो कोर्ट है उसने भी सपोर्ट कर दिया, हाई कोर्ट है उसने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन जो पॉलिटिकल फॉलआउट होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। अब ऑपोजिशन इस कदम से आंख बबूला होती है। आने वाले इलेक्शंस में हेराफेरी के आरोप लगने लगते हैं। बीएनपी ने आने वाले चुनाव को बॉयकॉट करने का फैसला कर दिया, लेकिन इस सबसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त शेख हसीना की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी। उनके जो इकोनॉमिक मेजर्स थे उससे लोगों की जिंदगियां बेटर हो रही थी, बदल रही थी। बांग्लादेश में ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा था, इस पर कोई डिबेट नहीं है। यह वही समय था जब बांग्लादेश पूरी दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा था और इससे आम लोगों को सीधा फायदा मिल रहा था। बगल में भारत भी शेख हसीना के साथ काम कर रहा था, बांग्लादेश ग्रोथ में अपना योगदान दे रहा था। और इसी बीच हसीना ने चुपचाप पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर से पॉपुलर डिक्टेटर बनने का सफर शुरू कर दिया। 2018 के इलेक्शंस आते आते बीएनपी लीडर खालिदा जिया को सीधा जेल ही भेज दिया। अरे छोड़ो यार, क्या करेगी ये कंटेस्ट कर कर। एम्बेजलमेंट और करप्शन के चार्जेस पर उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। नतीजा, इलेक्शंस के रिजल्ट में बीएनपी बस चंद सीट जीत पाती है और फिर से हसीना पावर में आ जाती है और मजबूत होकर आती है। अब धीरे धीरे शेख हसीना की डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज पूरे देश के सामने आने लगती हैं। लेकिन अफसोस, अब तो बांग्लादेश में उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कोई बचा ही नहीं। एक डिक्टेटरशिप में ऐसा ही होता है। अब उनका फेस वैसे में भी जनता के बीच में काफी पॉपुलर था और जनता उनके इकोनॉमिक प्लान से खुश थी। इसके चलते बांग्लादेश ने अपने सिटीजन्स ने हसीना के खिलाफ ज्यादा आवाज उठाना ठीक नहीं समझा। वो भी सोच रहे थे कि उनके अच्छे दिन आ ही जाएंगे। 2024 की इलेक्शंस भी हसीना आराम से जीत जाती है। बीएनपी इलेक्शंस लड़ने लायक भी नहीं था, विपक्ष को उस देश में खत्म कर दिया गया था। वैसे तो हसीना की वापसी बंपर मेजॉरिटी से होती है, लेकिन अब बांग्लादेश के लोग गेम समझ चुके थे। उन्हें रियलाइज हो चुका था कि हसीना के कहर से अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। ना कोर्ट्स है, ना ऑपोजिशन है, ना एक्टिविस्ट है। सबको हसीना ने चुन चुन कर खत्म कर दिया था। यहां तक कि नए डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट डीएसए जो उनकी सरकार 2018 में लाती है, फिर साइबर सिक्योरिटी एक्ट सीएसए जो 2023 में लाया जाता है, इन सबसे इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया को भी कुचल दिया जाता है। लेकिन इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर होता है। मीडिया के बिना हसीना को पता ही नहीं चलता है कि देश में कितना आक्रोश है, लोगों में कितना गुस्सा है। युवा के पास नौकरी नहीं है और ना अपॉर्चुनिटीज है, और उनका गुस्सा इवेंचुअली तो उन पर ही फूटेगा। बांग्लादेश की बिगड़ती हालत से बेखबर हसीना ने जॉब रिजर्वेशन के बारे में एक नया प्लान का खुलासा किया। सरकारी जॉब में 30% का कोटा फ्रीडम फाइटर के फैमिलीज के लिए दिया जाएगा। अब इतने फैमिलीज है भी नहीं और सबको मालूम था कि यह अपने पार्टी वर्कर्स को सरकार में फिट करने की कोशिश कर रही है। युवा सीधा सड़क पर उतर जाता है। पहले स्टूडेंट्स जो कि कोविड से पहले में भी एम्प्लॉयमेंट के चलते परेशान थे, और अब उसके बाद आम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। मीडिया, विपक्ष, कोर्ट सबको तो खामोश कर दिया था। तो हसीना जनता में बढ़ रहे फ्रस्ट्रेशन को ठीक से आंख ही नहीं पाती हैं। उन्होंने सोचा एक अच्छे डिक्टेटर की तरह सबसे पहले मैं प्रोटेस्टर्स को डिस्क्रेडिट कर देती हूं। वही खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट बोल दिया। प्रोटेस्टर्स को टुकड़े टुकड़े एंटी नेशनल बोलने का ये रिजल्ट ये हुआ कि प्रोटेस्टर्स और भड़क गए और वो पुलिस से फिर भिड़ने लगे। इससे पहले की बात और बिगड़ती, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक ये जो रिजर्वेशन का मामला था, ये जो 30% का मामला था, इसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन जनता के बीच में जो गुस्सा एक बार फूट जाता है ना, फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स लाइक अ डैम, फिर वो फूट ही के आगे आता है पूरा पानी। स्टूडेंट्स पर एक्सेसिव फोर्स यूज करके हसीना पहले ही गलती कर चुकी थी। अब कुछ स्टूडेंट्स की मौत होने के बाद बात सिर्फ रिजर्वेशन तक नहीं रह गई थी, बल्कि अब बात हसीना की सरकार और उसको देश से निकालने तक पहुंच गई थी। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 50 दिन तक चले यह प्रोटेस्ट बांग्लादेश में आजादी के लड़ाई के बाद सबसे ब्लडियस्ट चैप्टर निकला।
जैसे जैसे प्रोटेस्टर्स बढ़ते गए वैसे वैसे हसीना का क्रैकडाउन और उसकी बर्बरता भी बढ़ती रही। यह वो टाइम था जब शेख हसीना को बेगम की जगह बुचर ऑफ बांग्लादेश का टैग मिल जाता है। जैसे जैसे लोग मर रहे थे वैसे वैसे सरकार रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा रही थी। पहले इंटरनेट एक्सेस बैन कर दिया, फिर कर्फ्यू लगा दिया, पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में क्लैशेस एक आम बात सी होने लगी। फाइनली नेशन वाइड कर्फ्यू के बीच पूरे देश की जनता 5 अगस्त को सड़कों पर उतर आती है और ढाका की तरफ मार्च करना, कूच करना शुरू कर देती है। शेख हसीना का रेजिडेंस उनका टारगेट होता है। हसीना ने आर्मी की तरफ देखा, लेकिन इस बार आर्मी ने भी प्रोटेस्टर्स पर और गोली चलाने से मना कर दिया। हसीना के पास अब देश छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अल्टीमेटली हसीना के रेजिडेंस पर प्रोटेस्टर्स के हमले के कुछ ही क्षण पहले एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उन्हें भारत ले आती है। यह पूरी कहानी और इससे जुड़े सारे किस्से हमने डिटेल में कवर किए थे अपने बांग्लादेश एपिसोड्स में, डिटेल में देख लीजिएगा। आपको बांग्लादेश को अगर समझना है तो यह एपिसोड और यह जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन है यह काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है बांग्लादेश के इतिहास में। पिछले साल जब बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी तो वो एक बेहतर कल की उम्मीद लेकर सड़कों पर उतरे थे। लेकिन बीते एक साल में यह बात भी सच है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की बहाली उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है जो लोग आशा कर रहे थे। डिक्टेटर हसीना तो चली गई, अब तो उन्हें मौत की सजा भी सुना दी गई है, लेकिन इससे ना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने वाले हैं और ना ही रेडिकल पॉलिटिकल फोर्सेस के ग्रोथ में कोई लगाम लगने वाली है। साथ ही रेवोल्यूशन के समय हिंदुओं पर जो हमला हुआ था उससे बचाने की कोशिश काफी की गई थी। स्टूडेंट्स ने खुद इस पर काम किया था, रात रात पहरा दिया था। इंडियन मीडिया ने हिंदू जेनोसाइड बोला, लेकिन मोदी सरकार ने आज तक इस लफ्ज का, इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ हिंदुओं की सेफ्टी को लेकर चिंता जताई है, जिसका जवाब बाय द वे बांग्लादेश की मीडिया और कुछ नेतागण कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू आज उतने ही सुरक्षित हैं जितना एक सेक्युलर हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है। लेकिन अगर बांग्लादेश में पॉलिटिक्स और रेडिकल हो गया तो सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? मोहम्मद यूनुस की छवि साफ है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। उन्हें इंटरनेशनल मान्यता मिलती है, इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन 85 साल के यूनुस कब तक चीजों को संभालेंगे? इलेक्शंस का टाइम पर ना हो पाना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो पाना, बांग्लादेश के सेक्युलरिज्म को बचाना, वहां की चुरमुराती इकोनॉमी को संभालना, और समय उनके पास है नहीं ज्यादा, क्योंकि थोड़ी भी भूल चूक हुई और देश पर फिर से अराजकता वहां फैल सकता है, एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस कंट्रोल ले सकते हैं। बांग्लादेश के लोग, उनके युवा के पास एक सुनहरा मौका है अभी भी। बदले की राजनीति को खत्म करो, एक नए शुरुआत की तरफ देखो, नए सिस्टम्स, नए इलेक्शन और नई एनर्जी के साथ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ देखो। लेकिन फिलहाल हम अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं वही पुराना पॉलिटिकल वेंडेटा, पीछे देखने की राजनीति। अब अगर आप इस पीछे देखने की राजनीति और बदले की राजनीति के चक्रव्यूह में घुस गए तो उससे बांग्लादेश को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वो जो हजारों लोग जिन्होंने अपनी जान दी थी, जान की कुर्बानी दी थी स्टूडेंट रेवोल्यूशन में, उनका मरना व्यर्थ हो जाएगा। इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो हसीना तो गिल्टी है, फेयर एंड स्क्वायर, लेकिन क्या बांग्लादेश अब आगे देखेगा अपने फ्यूचर के तरफ? इस बात पर भी एक डिबेट जरूरी है।